दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अभिराज आईएएस का हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज जो है हम ले करके आए हैं जो हमारी पहली टेस्ट सीरीज थी उसी का एक दूसरा कड़ी है जो आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। 51 नंबर का मेरा क्वेश्चन है कि मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ठीक है, ये 20 सूत्री कार्यक्रम जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, बी लाल बहादुर शास्त्री और डी इंदिरा गांधी। सही आंसर हो जाएगा इसमें इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ही अपने समय में गरीबी हटाओ का नारा दी थी और गरीबी उन्मूलन के लिए इन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया था। तो दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, इंदिरा गांधी। 20 सूत्री कार्यक्रम किसने लाया, इंदिरा गांधी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि कह रहा है कि सूची दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कुछ विद्रोह दिए गए हैं। देखिए ये तेभागा आंदोलन और एक तरफ डेट दिया गया है भोपाल विद्रोह, पौना किसान विद्रोह और बंगाल नील विद्रोह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो देखिए जो ये तेभागा आंदोलन हुआ था यह हुआ था 1946-7 में। ठीक, यानी कब हुआ था, 1946-7 में। यह भोपाल विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था आपके 1921 में, 1921। और पौना किसान विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था 1879-80 में। ठीक, और बंगाल नील विद्रोह कब हो गया था, तो यह हुआ था 1859-60 के बीच में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी। इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सब का डेट आपको याद करना जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विदेशी पूंजी में सम्मिलित है। तो विदेशी पूंजी में आपका क्या क्या चीजें सम्मिलित किया गया है। कह रहा है कि विदेशी सहायता, वाणिज्यिक ऋण, विदेशी विनियोग और उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत द्वारा किस भाषा को संरक्षण दिया गया। ठीक, देखिए ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन बी तुर्की और ऑप्शन डी फारसी। ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत पे अधिकांश दिनों तक तुर्कों ने शासन किया। ठीक, तो यहाँ पे तुर्की भाषा को बढ़ाया गया। बाद में इनकी राजकीय भाषा के रूप में फारसी जो है प्रचलित हुई, लेकिन जो संरक्षण दिया गया वो किसको दिया गया, तुर्की को। आगे चल करके बाबर जो है अपनी बाबरनामा लिखता है चतगाई तुर्की में। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबर की बाबरनामा जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो वो लिखी गई है चतगाई तुर्की में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि क्षारीय मृदा के सुधार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक, तो जो क्षारीय मृदा होती है उसको सुधारने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो यह जरूरत पड़ती है आपको जिप्सम की और पायराइट की। ठीक है ना, जिप्सम और पायराइट से क्षारीय मृदा के क्षारापन को क्या किया जाता है, कि दूर करने का प्रयास किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश ओपेक का सदस्य है। ठीक, ये जो ओपेक देश हैं ये किसका ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो पेट्रोलियम उत्पादन करते हैं उन्हीं का ये ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है ओपेक। और इसमें जो दक्षिण अफ्रीकी देश है वह देश है आपका वेनेजुएला। ठीक है ना, तो वेनेजुएला में पेट्रोलियम की उत्पादकता जो है ज्यादा है, तो इसलिए यह भी इसका क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि पौधों एवं पशुओं की सर्वाधिक विविधता, ठीक है ना, यानी जो जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कह रहा है कि पाई जाती है, कहां पे पाई जाती है,
ऑप्शन ए शीतोष्ण वनों में, ऑप्शन बी मानसूनी वनों में, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में, और कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में। ठीक, अब ये देखिए, तो जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वो जैव विविधता वहीं पाई जाएगी जहां की सबसे ज्यादा बारिश होती है। और ये जो आप देख रहे हैं कि जो भूमध्य रेखा के आसपास की जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है और जो वहाँ के वन है, यहाँ पे भूमध्य रेखा के आसपास जो है हर दिन बारिश होती है और डेली बारिश होने के कारण यहाँ क्या होते हैं, हरे भरे पेड़ होते हैं। और इस कारण से जो आपका सही आंसर हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है कि राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन शुरू हुआ। ठीक, तो ये किसका प्रकाशन शुरू किया गया? शुरू किया गया ऑप्शन ए हेराल्ड, ऑप्शन बी चंद्रिका, ऑप्शन बी सी ओरिएंटल और ऑप्शन सी जमा ए जमशेद। तो ये सही आंसर हो जाएगा ओरिएंटल। एक चीज और देखिए कि राजा राम मोहन राय किसका विरोध करते थे? राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध करते थे, लेकिन सती प्रथा का एक समर्थक व्यक्ति था जिसका नाम था राजा राधाकांत देव। और राजा राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की और एक जमींदार संगठन बनाया और जमींदार पत्रिका भी लिखा और उसने जो है सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय के मुकदमा दायर किया था, जिसमें राजा राम मोहन राय जीते। तो इनका वो प्रतिवादी कौन था? वही था राजा राधाकांत देव। उसकी पत्रिका का नाम है जमींदार। लेकिन ये ओरिएंटल पत्रिका भी क्या करती थी? कि इनके विचारों को विरोध करती थी। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका के क्या कर रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के पोचेफस्ट्रूम में पहली बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप इंग्लैंड को हरा करके किसने जीता? तो सभी जानते हैं कि इंग्लैंड को हरा करके भारतीय महिलाओं ने जो है अंडर 19 विश्व महिला का खिताब इन्होंने जीता है। तो किसने? भारत ने। विद्युत का तार किन धातुओं से बनते हैं? तो विद्युत के तार के लिए किसकी जरूरत होती है? तो देखिए ऑप्शन दिया है कापर, लेड, एल्युमिनियम, आयरन। तो विद्युत का जो तार बनाया जाता है इसके लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? तो ये आपका एल्युमिनियम और क्या है कि कापर। ठीक है ना? तो एल्युमिनियम कापर जो है विद्युत तार बनाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कह रहा है कि एक भारतीय नागरिक द्वारा वैयक्तिक स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है? ठीक है ना? तो यदि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के लिए जा रहा है कोर्ट में, तो जो आपको कोर्ट को राइट है वो अधिकार परीक्षा के माध्यम से, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि आप बंदी में और अपनी बात को रखने के लिए जा रहे हैं तो आपके अधिकार को सुना जाएगा। किसके? जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को यह दिया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण का राइट, उसी के तहत वह जो है इसको सुलझाता है, सुनता है। ठीक, अगला है कि राजस्थान के रेगिस्तान में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में आयोजित हुआ था। किसके बीच में? भारत और मिस्र के बीच में। तो आपसे पूछा जाएगा कि साइक्लोन फर्स्ट किन दो देशों के बीच का युद्धाभ्यास है? भारत और चीन के बीच का युद्धाभ्यास है। ठीक, निम्नलिखित में से हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कौन सी होती है? ऑप्शन ए केवल एमिनो अम्ल प्रयुक्त करता है, स्टेरॉइड होता है, केवल प्रोटीन और उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, यानी डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य किस नीति का है? ठीक, यानी अर्थव्यवस्था भी हमारी बढ़े और लोगों का सामाजिक दायित्व भी पूरा हो। ये सारी चीज जो है हम लोग राजकोषीय नीति में निर्धारित करते हैं। ठीक है ना? तो ये जो हमारी राजकोषीय नीति बनती है ये इसी उद्देश्य को लेकर के बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि किस टीम ने बेल्जियम को पेनाल्टी शूट आउट में
5-4 से हरा करके फेडरेशन ऑफ इंडिया हॉकी का विश्व खिताब जीता, ठीक है ना, इंटरनेशनल विश्व खिताब जीता है। तो कौन? तो ये बेल्जियम जो है जर्मनी को पेनाल्टी शूट में हरा करके ये जीता था। किसको? जर्मनी को, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक, अब ये दिया है एंड्रोस्ट्रेन और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन और वेरिक्सिन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोन, ठीक है ना। ये क्या है कि ये एक स्त्रीलिंगी हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक संप्रभु देश है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, और आगे कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र देश है और भारत में एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। तो बिल्कुल सारे इसके जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट सही हैं। क्यों? कि भारत क्या है कि ये एक लोक कल्याणकारी राज्य है, भारत क्या है कि एक गणतंत्र राज्य है, और भारत क्या है कि एक प्रजातांत्रिक राज्य है। तो इसके सही सभी के सभी पॉइंट्स क्या हैं? सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया था। ठीक है ना। तो ऊर्जा संकट के कारण जो है ये राष्ट्रीय आपात घोषित करने वाला कौन सा देश है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी जर्मनी। तो यह सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश? दक्षिण अफ्रीका जो है ऊर्जा संकट के कारण अपने यहाँ राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दिया था। एक चीज तो है, आप देखेंगे कि ये जो कोविड-19 था ये अच्छे अच्छे देशों की जो है कमर तोड़ करके रख दिया था। आप श्रीलंका की स्थिति देखें, पाकिस्तान जो है अभी चिल्ला रहा है, खाने के लाले पड़े हैं, और इसी तरह से स्थिति आ गई थी किसकी? साउथ अफ्रीका की। तो यहाँ ऊर्जा संकट के कारण राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई इसमें से कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी और जूल। सेंटीग्रेड जो है ये नहीं है। अब चलिए अगले तरफ के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन कौन से हैं? तो देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं हमारे सारे विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर, न कि नॉमिनेटेड। और नॉमिनेटेड की अब व्यवस्था भी समाप्त हो गई, क्योंकि विधानसभाओं में 1 और लोकसभा में 2 जो है एंग्लो इंडियो को नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन अब एंग्लो इंडियो वाला जो व्यवस्था है वो समाप्त कर दिया गया, इसलिए न तो अब लोकसभा में कोई नॉमिनेटेड मेंबर रहेगा और न ही विधान सभाओं में। ठीक, तो राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड मेंबर यानी राज्यसभा के प्लस लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर जो हैं इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यदि यही क्वेश्चन आपसे पलट करके पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो राष्ट्रपति के महाभियोग में ये राज्यों के मेंबर जो हैं पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल लोकसभा और राज्यसभा के ऑल मेंबर, यानी उसमें कोई नॉमिनेटेड हो या इलेक्ट हो, इससे कोई अंतर नहीं है। सारे मेंबर जो है राष्ट्रपति के खिलाफ यदि महाभियोग आएगा तो उसमें वोटिंग करते हैं। यह माइन्यूट अंतर आप लोग समझ जाइएगा। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं अगले तरफ। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी जूट पश्चिम बंगाल में होता है, चाय असम में होता है, गन्ना उत्तर प्रदेश, लेकिन रबर जो है हिमाचल प्रदेश में ना होकर के रबर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तमिलनाडु, केरला जो है यहां पे रबर होता है, इसलिए ये गलत है। ठीक,
आपका डी क्वेश्चन गलत है, आंसर सही हो जाएगा। अब फिर आ गया क्वेश्चन की जैव विविधता से भरपूर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ग्रेट हिमालयन उद्यान कहां पे है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश, यानी जो जैव विविधता से भरपूर राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन है वो कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है और उसको लगता है, क्या लगता है कि ये जो मैं निर्णय दिया हूं इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है, तो वह किस आर्टिकल के तहत विचार कर सकता है? तो यह आर्टिकल है 137। क्या है? 137 के तहत जो है वो अपने ही निर्णय का फिर से रिव्यू कर सकता है। और एक एग्जांपल दूं, जैसे आपसे पहले बार जब प्रियम्बल का केस आया था तो प्रियम्बल का केस में इसने कहा था क्या? प्रियम्बल जो है संविधान का पार्ट नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन यही केस जब आया कब? यानी 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो इसमें अपने ही निर्णय को पलटते हुए यानी पुनर्विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं, प्रियम्बल जो है संविधान का अभिन्न अंग है, यानी पार्ट है। तो यह उसको राइट किस आर्टिकल में मिला है कि अपने ही निर्णय को क्या कर सके? पुनर्निरीक्षण परीक्षण कर सके। तो यह है आर्टिकल 137, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि डेंगू बुखार हेतु प्रयोग होने वाला चिकित्सकीय परीक्षण है, क्या है? विडाल परीक्षण, एलिसा परीक्षण और टर्निक्वेट परीक्षण, CD8 काउंट। तो ये टर्निक्वेट परीक्षण जो है किया जाता है किसमें? यदि आपको डेंगू बुखार है तो। ठीक, यदि आपको मलेरिया है तो आपसे विडाल परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा। चलिए, किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास की सजा देने का प्रावधान किया है? ठीक, तो कठोर कानून यानी नाबालिग लड़की से शादी करने पर कठोर कारावास की व्यवस्था किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये है आपका सही आंसर असम। ठीक है ना? असम जो है अपने यहाँ एक कानून बनाया है, क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पर बाल विवाह हो रहा था और इसलिए बाल विवाह को रोकने के लिए इसने कठोर कानून बनाया है। कह रहा है कि पेट्रोल की बूंदें जब सड़क पर वाहन से वर्षा जल के ऊपर पड़ती हैं तो विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। रंगों के दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परासरण और प्रकाश का अवशोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का व्यतीकरण। ठीक है ना? यानी इसका ए आंसर आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शासी परिषद में शामिल है? तो जो नीति आयोग की जो परिषद यदि उसकी काउंसिल बैठती है उसमें कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर। उपर्युक्त में से क्या है? एक, दो, एक। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी जो सभी राज्य हैं इनके मुख्यमंत्री जो है इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ कर रहा है कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी स्मॉग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक, सही आंसर इसका क्या होगा? सी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न घटनाओं पर विचार कर उन्हें कालक्रम के तहत जो है क्या करिए? व्यवस्थित कीजिए। ठीक,
अब जो है मोपला विद्रोह, तेभागा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह, और इसको जो है आपको क्या करना है कि क्रम से मिलाना है। आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में, तेभागा 1946-7 और मोपला 1921 और बारदोली, तो बारदोली हुआ था 1928। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोत का कौन सा अपवाद है? ठीक, तो देखिए जो पंचायत हैं उनके आय का स्रोत क्या होता है? पशु पर कर लगाते हैं, यानी मेला वगैरह गांव में लगता है तो उस पर जो कर लगाते हैं वह भी उनके आय का स्रोत होता है। स्थानीय व्यापार यानी लोकल स्तर पर कोई हाट मार्केट लगता है उसे चुंगी लेते हैं, वह भी उनके आय का कर होता है। यदि भवन वगैरह है उससे भी कर टैक्स लगाते हैं, तो ये सभी के सभी उनके आय का स्रोत है, इसलिए इसमें कोई उनके लिए अपवाद नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी उनके आय का स्रोत है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी, यानी भारत को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, किसको नियुक्त किया गया है? भारत को नियुक्त किया गया है, याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्लोवेनिया, बुंडूज, वियना, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, वार्तिनिया और क्रोएशिया, जाग्रेब। ठीक, तो ये एक तरफ क्या है कि कैपिटल है और एक तरफ देश। सही आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है ना, यानी स्लोवेनिया की राजधानी जो है बंडूज नहीं है, ये आप लोगों को खोजना है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में ओडिशा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन बी, भारत में कर्नाटक चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है। ऑप्शन सी, भारत में आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। और ऑप्शन डी, भारत में उड़ीसा में मैगजीन का सबसे बड़ा भंडार है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में क्रोमाइट का जो है क्या है कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन? ये। क्लियर? अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान कहां पे अवस्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बंगलुरु, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी देहरादून। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों के नीति निदेशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े गए? यानी पॉइंट नंबर 1, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण का संरक्षण, तीसरा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और 4 आय और ओहदों की असमानता को कम करना। ठीक, तो इसमें देखिए 3 नहीं जोड़ा गया था, जोड़ा गया था 1, 2 और 4। सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ये जो है सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न दिया है कि इंडिया यूके अचीवर ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारामन, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी पीयूष गोयल और ऑप्शन डी रघुराम राजन। तो ये जो है पुरस्कृत किया गया है मनमोहन सिंह को। किसको पुरस्कृत किया गया है? मनमोहन सिंह को। चलिए, कह रहा है कि भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहां से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? तो भारत की संसदीय व्यवस्था में जो शून्यकाल लिया गया है वह लिया गया है आपके भारत से लिया गया है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, उपर्युक्त से कोई नहीं। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए सही उत्तर का कूट कीजिए। कह रहा है कि इयोसिन, सेलुलोज, सिल्वर आयोडाइड और कॉपर सल्फेट, और एक तरफ दिया गया है कवकनाशी, कृत्रिम वर्षा और चलचित्रों की फिल्म लाल सियाही। इसको जो है आप लोगों को करना क्या है? इसको करना है आपको कि अरेंज करना है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी इयोसिन जो है लाल सियाही को कहा जाता है। सेलुलोस, सेलुलोस क्या है?
कि आपको यूज किया जाता है चलचित्र। सिल्वर आयोडाइड क्या करता है कि कृत्रिम वर्षा कराता है। और कॉपर सल्फेट किसके लिए यूज किया जाता है? कवकनाशी। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थापत्य का अंग नहीं है? यानी जो स्तूप हम बनाते हैं उस स्तूप का अंग जो है नहीं है। यानी क्या? जंधा, बी अंड, सी मेधी और डी हार्मिका। तो देखिए मेधी, हार्मिका, अंड ये सब जो है स्तूप का पार्ट है, लेकिन जो ये जंघा जो है यह जो है स्तूप में यूज नहीं किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो देखिए आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं कि पौधे जो है भोजन बनाते हैं और बदले में वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन की उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। यह चीज याद रखिएगा। कह रहा है कि यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हो तो निम्नलिखित रक्त समूहों में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है? यदि कह रहा है कि माता पिता के ए हो और ए बी हो तो नवजात में ओ हो ही नहीं सकता। क्या है? ओ रक्त समूह कभी नहीं हो सकता। ठीक, और ओ को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है ना, यह किसी को दे सकता है। ठीक, अब चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन रेस की मेजबानी कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका हैदराबाद। सही आंसर, यानी हैदराबाद जो है वर्ल्ड क्या कर रहा है? फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेजबानी कर रहा है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः उपस्थित है? तो ये कौन सी गैस है जो कि मंगल ग्रह के परिध में है? तो यह है आपके कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों का सही से मिलान कीजिए और अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, अब देखिए ये कह रहा है कि कुछ प्रजातियां दी गई हैं और इन प्रजातियों में पूछ रहा है कि किसका सही आंसर नहीं है। सरसों की प्रजाति वरड़ा है, मटर की सपना है, मूंगफली की कौशल है, लेकिन अलसी की प्रजाति सूर्या नहीं है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कह रहा है कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। तो भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से छोड़ा गया था? ऑप्शन ए केप कैनेडी से, ऑप्शन सी वैंकूवर से, ऑप्शन बी फ्रेंच गुयाना से और ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा से। तो वैकानूर से जो है ये पहला जो है रिमोट सेंसिंग जो है सैटेलाइट भारत का छोड़ा गया था, याद रखना है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय आयकर है कैसा? भारतीय आयकर जो भारत आयकर लगाता है वो कैसा लगाता है? प्रगतिशील, प्रत्यक्ष, समानुपातिक, आय के प्रति लोचशीलता। ठीक, तो देखिए भारत का जो आयकर लगाने का जो तरीका है वह प्रगतिशील है, प्रत्यक्ष भी है और आय के प्रति लोच है। आय के प्रति लोच का यानी अधिक आय वालों को अधिक टैक्स देना पड़ता है, कम आय वालों को कम टैक्स देना पड़ता है। आय यदि आपकी बढ़ गई तो टैक्स के दायरे में आप आ गए, कम हो गई तो आप जो है उससे बाहर भी हो जाते हैं। यानी ये लोचशील है, प्रगतिशील है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाए? लेकिन समानुपातिक नहीं है। ठीक है ना, यानी 1, 3 और 4, तो 1, 3 और 4 यानी सी। ठीक, सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कह रहे कि मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में से किसने एक शासक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति में प्रशासन किया? तो देखिए एक शासक था मुगल काल का अकबर, जो कि सबसे क्या करता था कि प्रेम व्यवहार बना करके सबको संतुलन करके, यानी वह किसी के साथ न तो नफरत किया और न ही किसी को अपने प्रशासन से अलग किया, यानी सबको साथ लेकर के प्रशासन करने का काम जो किया मुगल काल में, वह कौन है? वह है आपका अकबर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अकबर यानी सी। चलिए, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है किसके किसके बीच का?
शैवाल और पौधों के मध्य का, शैवाल और कवक के मध्य का, ठीक है, कवक और पौधे के मध्य का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कवक और पौधों के मध्य का, यानी सी। ठीक, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित किया, ठीक, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। तो देखिए धन विधेयक यदि क्या है कि विधानसभा पारित कर दिया है और वो विधान परिषद में गया है, तो विधान परिषद अपने पास उसे 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकता और उसमें कुछ संशोधन भी नहीं कर सकते, केवल सुझाव दे सकते हैं। और यह भी जरूरी नहीं है कि उनके सुझाव को जो विधानसभा है वो हम माने, ठीक है ना। लेकिन यदि विधान विधेयक के अतिरिक्त कोई दूसरा विधेयक है और विधान सभा उसको पारित कर दिया है और वो विधान परिषद में गया है, तो उस पर निर्णय लेना या न लेना ये 3 महीने के अंदर जो है विधान परिषद को कहना है कि हम इसको पारित करते हैं या पारित नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा वो अपने पास रोक नहीं सकते। तो कितने मंथ, 3 मंथ से अधिक जो है वो नहीं रोक सकते। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो टेस्ट सीरीज के 100 क्वेश्चंस थे वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कंप्लीट कराया। इसी तरह की टेस्ट सीरीज हमारे सेंटर पे ऑफलाइन भी चल रही है, ऑनलाइन भी चल रही है। ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यदि हमारे प्रश्न क्वेश्चंस के स्तर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें हमारे नंबर पे कॉल करके आप ऑनलाइन भी इसको बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन हैं यदि आप रांची में, तो आप हमारे सेंटर पे विजिट करके टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।